आने इश्कम किस्म 35 रिटर अरेज शाह। शनिवार मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो घर से बाहर निकल रहा था जब मुकर्रम उसके पीछे आया। वो ना चाहते हुए भी रुक गया था। हवेली के पीछे मुझे ज़रूरी बात करनी, वो कहकर पीछे की तरफ चला गया। जब शनिवार कंधे उचकाता उसके पीछे जानने लगा था। जी जनाब, बोले कौन से ज़रूरी बात करनी है आपने मुझसे? वो दीवार के साथ टेक लगा था। उसे देखते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम अमरीश के साथ इतना फ्री होने की खुशी क्यों कर रहे हो? मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम बेवजह उसे मुखातिब करते हो, बेवजह उसे अपने कामों में घुसते हो। और फिर उसके खामोश होने पर शनावर ने सवालिया अंदाज में पूछा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए शनावर। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो उसे देखा जरा सख्त लहजे में गोया हुआ। शनावर, हाँ, मैं सर हिलता मुस्कुराया था। तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ? वैसे हैरत की बात है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम्हें पता है मुकर्रम, एक लड़के ने 4th क्लास में मेरी फेवरेट पेंसिल तोड़ दी थी और बेवजह मुझे मारा था। तुम्हें याद है मैंने उसके साथ क्या किया था? मैंने वही पेंसिल उठा के उसके हाथ पे दे मारी थी। उसके हाथ में 3 दिन तक वो पेंसिल फंसी रही। जब उसको निकालने की कोशिश की गई, उस लड़के के हाथ से खून बहने लगा। डॉक्टर ने फाइनल उसका ऑपरेशन करने का फैसला किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद वो पेंसिल तो निकाल दी, लेकिन आज तक लड़का अपना हाथ सीधा नहीं कर पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया था। खैर तब की बात और थी, मैं बच्चा था, ना समझता। लोगों ने ये सोच कर बात को नज़रअंदाज कर दी कि मैंने अनजाने में ही गलती की, लेकिन मैंने अनजाने में नहीं किया था। मैंने उससे बदला लिया था, उस थप्पड़ का। और अब मैं तुमसे भी वही कर रहा हूँ। मुकरम, क्या तुमने कभी हमारे घर के बड़ों को मुझ पर हाथ उठाते देखा है? क्या आज तक तुमने किसी को मुझ पर उंगलियां उठाते देखा है? मुझ पर गुस्सा करते देखा है? नहीं ना। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अपने दोस्त को खुश करने के लिए तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, अपने भाई के कहने मुंह पर। वो आदमी तुम्हारे लिए इतना अहम था कि तुमने मुझे छोड़कर उस पर यकीन किया। तुमने उसके सामने मेरी बेइज्जती की। जब तुमने थप्पड़ मारा था, तुम्हें पता है वो कैसे मुस्कुरा रहा था? किसी जीते हुए खिलाड़ी की तरह। और मैं किसी को इस तरह अपने सामने जीते हुए नहीं देख सकता। शनावर शाह की भी किसी से नहीं हारता। वह मेरे सामने तुम्हें खड़ा कर रहा था, ये सोच कर कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम तो मेरे भाई हो, मेरा खून हो। तुम मेरे साथ जो भी सलूक करूँगा मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँ, लेकिन ऐसा क्यों करूँगा? मैं ऐसा क्यों करूँगा मुकर्रम? क्या शनावर शाह का असूल सिर्फ दुनिया वालों के लिए? नहीं, शनावर शाह का असूल साहब के लिए बराबर, दुनिया वालों के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। मैं तुम्हें उस पर नहीं मार सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे थप्पड़ मारने से तुम्हें वो वाली तकलीफ़ नहीं होगी जो मैंने से। इसलिए मैं तुम्हें बहुत तकलीफ़ देना चाहता हूँ, और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त के लिए तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें उसे घूरते हुए देखा था। तुम्हारा आशिकाना अंदाज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी इस आशिकाना कहानी का एंड मैं अपने हाथों से करूं। तुम्हें पता है वो लड़की मेरे लिए क्या है मुकर्रम शाह? नहीं, मैं तुम्हें बताता। मैं इस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही उससे कोई प्यार करता हूँ। वैसे भी मैं तो उसे छोड़ दूंगा। मज़ीद ये सारा ड्रामा करने में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। उसके बाद तुम उससे शादी कर, लेकिन वो सारी ज़िंदगी शनावर शाह के नाम पर रोएगी। है ना मज़े की बात? उसके शुगर तुम होगी, लेकिन वो आंसू मेरी याद में बहेगी और फिर मुझे सुकून मिलेगा। फिक्र मत करो, ये ड्रामा मैं ज़्यादा दिन तक नहीं करने वाला, अब एंड होने वाला है। उन सब का तुम ने बस अपना कंधा तैयार रखना। तुम्हारे कंधे पर वो आंसू बहाने के लिए आएगी। वो उसका कंधा चढ़ता इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करता। वो जो वहाँ से निकल चुका था। उसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। मुकरम ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दिल का राज वो इस तरह से जान लेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इंतकाम लेने पर आ जाएगा। इस थप्पड़ को तो वो बुला भी चुका था, जिस थप्पड़ को शनावर ने एक चैलेंज बना लिया था, और इस चैलेंज की खातिर वो बहुत कुछ तबाह करने जा रहा था। नहीं मुकरम, ये सब कुछ करने नहीं दे सकता था। वो एक मासूम का ख्वाब इस तरह से बिखरने नहीं दे सकता था। उसे कुछ करना था। उसने सोचा था वो ये सारी बातें उसको बता देगा, लेकिन इस तरह से तो उसका दिल मजीद दिखेगा। वो उसे कैसे संभालेगा? अमरीश का अंदाज इस बात का गवाह था कि वो शनावर की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी है, और अब उसका लौट कर आना आसान नहीं था। वो नाश्ता करने लगा था कि दादा जान ने अपने कमरे में बुला लिया। कल उसके साथ साथ बाकी साहब को भी अपने कमरे में आने के लिए कहा। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो उनके कमरे में आ पहुंचा था, जहाँ घर के तमाम अफराद पहले से ही मौजूद थे। आओ शनावर, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ अंदर वो हाथ में एक छोटी सी डिब्बी पकड़े उसे अपने पास बुला रहे थे। वो खामोशी से चलता हुआ उनके करीब आ रुका था। जी दादाजान, कहें साहब के बीच इस तरह से खुद को दादाजान की नज़रों का मरकज़ महसूस करते हुए किसी से
कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जब दादा जान ने अमरीश को भी अपने बाएं तरफ आने के लिए कहा तो वो कन्फ्यूज़ हो गया था। वो उसके साथ अमरीश को मुखातिब कर रहे थे, उसे कुछ भी समझ न आया। जी दादा जान, वो उनके पास रखते हुए कहने लगी थी, आज हमने एक फ़ैसला किया है। हम अमरीश को अपने ख़ानदान की बहू बनाना चाहते हैं, हम उसे अपने शनावर की दुल्हन बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। फ़िलहाल मुकर्रिश यहाँ पर नहीं है, इसलिए कोई बाकायदा रस्म नहीं होगी कि, लेकिन ये शनावर की माँ की अंगूठी है जो हम चाहते हैं कि आज वो अपने हाथों से अमरीश को पहनाकर इस बातों को पक्की कर लें। वो अंगूठी निकाल कर उसके हवाले करने लगे। अमरीश बेयकीनी से ये सब कुछ देख रही थी, जबकि ऐसा ही कुछ हाल बाकी सब का भी था। ये क्या हो रहा था? क्या यहाँ लम्हे में ही अमरीश के चेहरा का हर रंग फीका पड़ जाएगा? वो लम्हों में उसके दिल की दुनिया जला देगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये लम्हात उसके लिए बेहद मुश्किल थे। जहाँ अमरीश चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान लिए खड़ी थी, वही बाकी सब लोग हैरत में थे। जब शिनावर ने दादा जान की बात का पास रखते हुए अमरीश का हाथ थमकर अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। ये लम्हा मुकर्रम के लिए बेहद हैरत अंगेज था। अभी कल सुबह की बात थी जब उसने उससे कहा था कि अपने कज़न के आंसू साफ करने के लिए तैयार हो जाओ, और उसके सामने उसे अंगूठी पहना रहा था। शिनावर के चेहरे की मुस्कान देखकर सब पुरसुकून हो गए थे, यानी उसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। वो नहीं आया तो खुशी से उनकी तस्वीरें शिनावर के फ़ोन में बनाने लग गई थी, जिसकी वो अलग से पेमेंट लेने वाली थी। उसका डर खौफ ख़त्म हो गया था। शिनावर क्या कर रहा था, क्या चाल चल रहा था, उसके दिमाग में क्या था और वो क्या जहर कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादा जान के सामने मंगनी के लिए हाँ करने का मतलब यही था कि वो उससे शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने वो शादी से इनकार कर चुका था। अमरीश उसकी मोहब्बत थी, वो उसे हर हाल में कबूल थी। वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था और उसे इस बात से एतराज़ नहीं था कि शिनावर उसको छोड़ देगा। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करने वाला था, लेकिन उसकी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट उस बात की गवाही दे रही थी कि उन्हें भी रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसे एतराज़ था, वो शिनावर को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दे सकता था। वो जानता था आज नहीं तो कल शिनावर साहब के सामने शादी से इनकार कर देगा, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो अपना दिल हार का उसके पास आएगी, ये चीज़ें उसे तकलीफ दे रही थी। तुम्हारे मनी के लिए हाँ में क्यों भरे शिनावर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे सामने तो कुछ और बकवास कर रहे थे और दादा जान के सामने तुमने खुशी से अमरीश को कबूल कर लिया। वो लोग तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं अगले महीने। वो एक कमरे में बिना इजाज़त दाखिल होता उसे बता रहा था। वो जो आराम से बेड पर लेटा जाने किस से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। फ़ोन बंद करके मुस्कुराया। डियर कज़न, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे कज़न की शादी हो रही है, लेकिन बल्कि तुम्हारे दोनों कज़न की शादी हो रही है। ये तो बहुत ही मज़े की बात है। खैर, मैं पहले तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। हाँ, अमरीश मेरी आइडियल लड़की नहीं है, मैं उससे शादी शायद ना करता, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। यूँ जानते हो क्यों? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था, जो लड़की सिर्फ मुझसे मिले, सिर्फ मुझसे बात करे, मुझे उसे अपनाने में कोई एतराज़ नहीं है। जो मुझसे मोहब्बत करेगी वो मुझसे मोहब्बत पाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे। हाँ, मैं थोड़ा खुद गर्ज हो गया था, गलत सोच रहा था, तुमसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बहुत गलत है। अमरीश मेरे लिए एक आम सी लड़की है, वो मुझे समझती है, मेरी हर बात मानती है, और आदमी को और क्या चाहिए होता है कि उसकी बीवी नेक सीरत हो, आपको बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे अमरीश की पर्सनैलिटी में किसी तरह का कोई एतराज़ महसूस ही नहीं हुआ जिसकी बिना पर मेरी शादी से इनकार करता। वो लड़की मेरी मोहब्बत में इतनी आगे जा चुकी कि मैं अब उससे शादी से इनकार के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं तुमसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हरगिज़ ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली लड़की तुम्हारे कंधे पर रोए। और यकीनन तुम्हें भी ऐसी लड़की कभी पसंद नहीं है, तो बेहतर है कि हम अपनी लड़ाई में इसे निकाल दें। और मेरे प्यारे भाई, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्रोश है, कोई धुआंधार इश्क तुम भी नहीं करते उससे, इसलिए मेरी होने वाली बीवी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो मेरी होने वाली बीवी के साथ साथ मेरी होने वाली मोहब्बत भी। वो सियाने कहते हैं ना, निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है, तो वो भी हो जाएगी। और वैसे भी निकाह के बाद उससे मोहब्बत करना तो मुझ पर फ़र्ज होगा ना, मैं अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, मैं तुम्हारा थप्पड़ माफ़ कर रहा हूँ, क्या याद करोगे? यार, वो उसका कंधा थपथपाते मुस्कुराकर बाहर निकल गया था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो उसकी शादी पर खुश है। वो हैरानगी से उसकी बातें सुनता रहा। क्या सच में वो सिर्फ उसके लिए वक्ती मोहब्बत थी? क्या वो सिर्फ उसका क्रोश थी, उसके बचपन की मोहब्बत, उसके आती जाती आंसुओं की वजह सिर्फ उसके वक्ती जज्बात करार दे गया था? या उसकी नज़र में उसकी मोहब्बत सिर्फ वक्त का जादू था जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती? नहीं, हरगिज़ नहीं। शनावर उसे मुआफ़ कर चुका था, वो अपना असूल बदल चुका था, लेकिन इस मुआफ़ी के बदले वो उससे बहुत बड़ी कीमत मांग रहा था जो वो उसे देने के लिए तैयार नहीं था। दिन जैसे पाल लगाकर गुजरने लगे थे। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी।
हर तरफ शोर हंगामा था, हर किसी को अपनी अपनी तैयारी की फिक्र लगी हुई थी। जबकि इन दिनों अनाया को अमरीश ने अपने पास रख लिया था। उसने उसे घर वापस न जाने दिया। उसे तो वैसे भी उसके पास रहने का बहाना चाहिए था। वो जैसा कहती थी अनाया करती थी। हवेली में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और वो जिसका दिल हैरान हो गया था, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छड़कर कहीं चला जाए, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर कैसे जाता। उसका दिल उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए भी नहीं देख पा रहा था। उसे किसी भी हालत में अमरीश चाहिए थी। शनावर को लगता था कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता, बस एक अट्रैक्शन है जो उसे उसकी तरफ खींचती है, और वक्त के साथ साथ ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ वक्त जज्बात नहीं है, वो मोहब्बत करता है उसे, आज से नहीं बरसों से। वो लड़की उसके दिल में बसती है। शनावर ने अपनी अना मारकर उसे मुआफ़ कर दी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसे शनावर की मुआफ़ी नहीं चाहिए, बल्कि उसे अमरीश चाहिए थी, किसी भी कीमत पर, और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन वो क्या कर सकता था। यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बहुत जल्द उसके हाथों पर शनावर के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। कल उसे मायों के लिए बिठाया जाने वाला था। ऐसे में वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उसे ना तो किसी और के नाम होते देख पा रहा था और ना ही उसे अपने नाम कर पा रहा था। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, जिसे अभी तक वो टाल रहा था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। अमरीश की चाहत बढ़ती जा रही थी, उसकी मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी। उसका दिल जैसे उसी के नाम पर धड़कने लगा था। वो शनावर को अपना दुश्मन समझने लगा था। वो अपने दिमाग में आए हर प्लान को सही समझ था, लेकिन कभी दिलो दिमाग की हर बात की नफी कर रहा था। लेकिन कब तक लड़ता वो अपने दिलो दिमाग की जंग। आखिर उसने अपने दिमाग की ही सुनने का फैसला किया था। वो जानता था कि अगर वो आज अमरीश को हासिल नहीं कर पाया तो फिर आगे भी ऐसा मुमकिन नहीं था। वो जानता था अगर आज उसने अमरीश को खो दिया तो फिर वो किसी हमेशा के लिए खो देगा, तो फिर वो हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो उसके जीने की वजह थी। वो उसे खुद से अलग नहीं होने दे सकता था। उसे किसी भी कीमत पर उसका साथ चाहिए था। अब उसके लिए उसे शनावर के साथ कुछ बड़ा ही क्यों ना करना पड़े, वो मतलब ही हो रहा था। वो अपने अंदर उठने वाले तूफान को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। इस वक्त शनावर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो उसकी मोहब्बत को उससे छीनने की वजह बांध रहा था। आज उसे माया में बैठा दिया गया था। सब बारी बारी अगर उसे हल्दी लगा रहे थे, ऐसे में शनावर के साथ उसका पर्दा शुरू करवा दिया गया था। वो तो हर रस्म निभा रही थी, लेकिन इस रस्म के साथ सबसे ज़्यादा फायदा जिससे हो रहा वो थी अनाया, जो अपने कबूतर के काम को बढ़ाने के लिए रस्मों के दौरान अपनी पेमेंट में इजाफा कर चुकी थी। अब शनावर से एक खाद का 100 नहीं बल्कि 200 रुपये ले रही थी। महंगाई हो रही थी तो खर्चे भी तो ज़्यादा थे, और उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपनी पेमेंट में इजाफा कर दिया था, जिस पर पहले तो शनावर ने उसे घूर कर देखा, फिर उसकी बात मानते हुए 200 रुपये उसकी हथेली पर रख दिए। और ये 200 रुपये हासिल करने के बाद वो उसका खाता लेकर आखिरकार सुकून से वापस जा रही थी। लेकिन उसे कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते देख मुकर्रम ने देख लिया। अनाया वो वह लड़की जो शनावर के कमरे में बिना इजाज़त के अभी भी आ जा सकती थी, और इस बात को कोई भी ज़्यादा महसूस भी नहीं करता था। अनाया उसके लिए मददगार साबित हो सकती, लेकिन नहीं, वो छोटी बच्ची थी। वो इस मासूम सी लड़की के साथ कुछ भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकता था। उसे नादिया को ही किसी भी कीमत पर हवेली बुलाना था, लेकिन नादिया से वो रब्ता कैसे करता था। उसे यकीन था जब वो नादिया से ये कहेगा कि मुमकिन है कि उसके बाद नाजिया और शनावर की शादी हो जाए, तो यकीनन वो यहाँ आने से इनकार नहीं करेगी। लेकिन इस बारे में वो तैयब को कैसे समझाएगा। और फिर कुछ जो कुछ उसने नादिया के बारे में सुन रखा था, उसके बाद शायद ही उसके घर वाले उसे कबूल करते। अपने दोस्त की नज़रों से देखते हुए उसे नादिया बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ में आ रहा था कि नादिया इतनी अजीब अच्छी लड़की नहीं थी। वो उसे भी तो कितनी बार उसे अजीब तरह से इशारा कर चुकी थी। उसने तैयब का साथ देते हुए शनावर पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो ये जानता था कि नादिया खुद भी शनावर के काबिल नहीं है, और मुमकिन था कि वो बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए बेहतर था कि वो ऐसी औरत को अपने ख़ानदान से दूर ही रखे। लेकिन अनाया को देखकर जो ख्याल उसके दिमाग में आया था वो उसने फ़ौरन झटक दिए थे। वो एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी लड़की थी। उसने फ़ौरन अपनी हर बुरी सोच को जहर झटक दिया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो वापस कमरे में आ गया था। घर का खुशियों भरा माहौल उसी अजीब सी घुटन में मुब्तला कर रहा था। वो जितना हो सके उन सब चीज़ों से दूर रहता था। उसको वहम गुमान में भी न था कि वो मुकर्रम को उसकी इतनी बड़ी गलती मुआफ़ कर देगा। लेकिन यही बात उसने ज़रावर को बताई तो ज़रावर ने उसकी सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। उसने उसे समझाया कि मुकर्रम कोई गैर नहीं है, वो उसका भाई है और वो उस पर हक रखता है। कम से कम इतना हक तो लगता ही है कि वो उसे सही और गलत पर रोक टोक सके।
उसे कोई हक नहीं बनता मुकर्रम के बारे में गलत सोचने का। मुकर्रम ने जल्दबाजी से काम लेते हुए उसे थप्पड़ मारा था और यकीनन ये एक बहुत गलत बात है, लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी। अगर मुकर्रम की जगह कोई और ये सब कुछ देखता तो भी वो उसी तरह से रिएक्ट करता। शायद अगर मुकर्रश होता और वो उसे थप्पड़ मारता तो वो इतना बुरा नहीं मनाता जितना मुकर्रम के बेइख्तियारी पर उसने मनाया था। मुकर्रम और शनवर में अना का रिश्ता नहीं था, वो दोनों मोहब्बत का तल्लुक जोड़े हुए थे और शायद इन दोनों के रिश्ते में उस चीज़ की कमी थी। उसने मुकर्रम के साथ कभी भी एक बेहतरीन बोर्डिंग शेयर नहीं की थी, न एक दूसरे के साथ बैठे थे, ना ही उन दोनों में हंसी मजाक का रिश्ता था। अगर ऐसा रिश्ता उन दोनों में होता तो शायद बात ना बढ़ती और शायद ये सब जरावर के समझाने का ही नतीजा था कि शरावर ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। उसने मुकर्रम के थप्पड़ को उसका हक करार देकर यह बात ही अपने दिल में दबा ली थी और जो कुछ वो सोचे हुए था वो भी एक गलत सोच के तहत उसने जुटला दिया था। अमरीश बहुत अच्छी लड़की थी, शायद वो उससे शादी ना करता, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उसके घर वालों के सामने आ गया था। अगर वो दादा जान के सामने इस शादी से इनकार करता तो यकीनन अमरीश के किरदार पर उंगलियां उठाई जाती और वो जानता था कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करती है और वो अपनी वजह से किसी लड़के को बदनाम नहीं कर सकता था। उसने दादा जान की बात मानने के बाद अपने और अमरीश के रिश्ते के बारे में बहुत सोचा था और उसे ये रिश्ता हर लिहाज से अपने लिए एक परफेक्ट रिश्ता लगा था। यही वजह थी कि वो इस वक्त उस शादी को लेकर बेहद खुश था। वो रस्म में आगे आगे था, यहाँ तक कि जो रस्म थी ही नहीं उनको भी हराते हुए खूब रौनक मेले लगाया हुआ था और उसकी अकलौती साली अनाया जो उससे खूब पैसे बटोरती आगे भी उसे धमकी दे चुकी, आगे भी वो उसे इस सांस लुटने वाली इसलिए अपनी जेबें भर कर है। फिलहाल तो वो उसे मस्ती मजाक में टाला जा रहा था, लेकिन आज दोपहर को जब जरावर के साथ शॉपिंग पर गया था तब उसने अपने साली के लिए स्पेशल तोहफा खरीदा था। वो छोटी सी लड़की उसे बेहद अजीज होती जा रही थी, उसकी बातें शरारतें उसका हर अंदाज उसे बहुत प्यारा लगता था। यही वजह थी कि उन दोनों में दोस्त भी कमाल की थी और वो दोनों में लड़ाइयाँ भी कमाल की होती थी और वो उसे लड़ाई करके बहुत एंजॉय भी करता था। मैं आपकी रस्म के बाद शनावर ने बहुत जोर दिया मेहंदी से पहले निकाह कर दिया जाए, कम से कम ये रस्म तो दोनों की एक साथ हो, शादी में कोई मज़ा तो आए। लेकिन दादा जान ने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि साबिक़ निकाह की तरह उसका बड़ी मस्जिद में होगा, वो भी शादी वाले दिन, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके लिए वो अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज नहीं बदलने वाले थे। जबकि मुकर्रश का निकाह उन्होंने बचपन में ही कर दिया। इस बात को लेकर उसमें अच्छा खासा उन्हें तंग भी किया था, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि मुकर्रश के लिए सारे असूल बदले जा सकते लेकिन उसके लिए नहीं बदला जा सकता। लेकिन उसकी बातों और उसकी दवाइयों पर ध्यान कौन दे रहा था। आखिर यही तय हुआ कि इनका शादी वाले दिन ही होगा। इस पर आखिरकार वो भी चुप होकर बैठ गया था। उसकी अमरीश शादी से पहले देखने की हार ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। आज मेहंदी हो रही थी, वो भी दोनों की अलग अलग हवेली की पिछली सीढ़ी पर। लड़के अपनी रस्में अदा कर रहे थे और हवेली के अंदर लड़के की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। आखिरकार सुबह निकाह था और फिर तो शादी के बाद रुखसती होने ही वाली थी। बस एक दिन का इंतजार, फिर तो वैसे भी वो उसी की हो जाती। वो उसे देख भी लेता और उसके लिए तो लाया हुआ तोहफा भी उसे पसंद करवा लेता। लेकिन न जाने क्यों उसे लग रहा था कि इसका लाया हुआ नेकलेस उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पसंद ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल थी। ऐसे में मुमकिन था कि वो उसका लाया हुआ नेकलेस पसंद ना करती, लेकिन उसका दिल रखने के लिए हाँ कर देती। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक बार उसे दिखाना चाहता था। आखिरकार उसने अपनी कबूतरी को उस काम के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। उसने तकरीबन 5-6 बच्चों को अंदर भेज कर कहा था कि अनाया को बुला कर लाओ, लेकिन ये बच्चे भी इंतहा के ढेर थे। मजाल है जो कोई भी उसका पैगाम उस तक पहुँचा आया हो। लेकिन फिर अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो अपना येलो और ग्रीन लहंगा संभालती खुद ही बाहर किसी काम के लिए आई थी, जहाँ उसने उसे घेर लिया था। अनाया यार, ये गिफ्ट अपनी आपी को दिखा कर लाओ, उसे पसंद है या नहीं, अगर नहीं पसंद तो चेंज करवा दूंगा। लेकिन उसे कहना कि पूरी ईमानदारी से बताएगी, मुझे खुश करने के लिए नहीं। वो कहकर हवाले करते हुए कहने लगा, नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपी को, क्या ये तो मुझे पसंद नहीं है। वो नेकलेस खोलते हुए मुंह बनाकर कहने लगे, हैं सच में पसंद तो मुझे इतना ना आया था, लेकिन वहाँ सबसे मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा था। फिर तुम चेक करवा लो, अगर उसे पसंद आता है तो ठीक है, वरना मैं चेंज करवा लूँगा, उसने फैसला करते हुए कहा। जब अनाया ने अपनी हथेली उसके सामने की, अनाया अब क्या इस काम के लिए भी तुम मुझसे पैसे लोगी? उसने हैरा से मुंह खोला था। हाथ के चार्जेस 200 रुपये, लेकिन ऐसे तोहफे अदली बदली करने के चार्जेस 500 रुपये हैं। वो उसे देखते हुए बोली, जबकि शनावर सिर्फ गर्दन नफे में हिलाकर रह गया। ये लड़की उसे ज़रूरत से ज़्यादा लूट रही थी। उससे पैसे हासिल करने के बाद
अनाया खुशी से वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मुकर्रम ने इन दोनों को रात के अंधेरे में एक दूसरे के इतने करीब खड़े देखा था, और फिर जो प्लान उसके दिमाग में तकमील पाया था वो यकीनन कल तक उनकी दुनिया हिला देने के लिए काफ़ी था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।